Hello champions, welcome to Canada. As we were uh, studying, we were studying gravitation from class 11 topic chapter 3 from physics. Okay. So बच्चों आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, सबसे पहले आप रेडी हैं तो स्टार्ट करें. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि न्यूटन और केपलर ने मिलकर कैसे ग्रेविटेशन फोर्स को जनरेट किया, कैसे उसको फुलफिल किया, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी. ठीक है. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, वो तो सारी चीज़ें बता दिया मैंने. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है भैया? क्या बोलता है बच्चों, जल्दी बताओ. सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो आप, है ना. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. तो सबसे पहले ये है कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. क्यों? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जैसे कि ये मार्कर मैं यहाँ पे रख दिया, तो अब ये रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा. इसमें फोर्स अप्लाई करके मैंने उठाया इसको, तो ये मोशन में आ गया. तो हमने ये पढ़ा था कि फॉर मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना. यही हमने पढ़ा था. फॉर मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन में, तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. कौन अप्लाई कर रहे हैं? अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है किसके ऊपर? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना. अब फोर्स अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट अभी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है, वो मोशन में आ रहा है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, मैंने क्या किया, कैप को ऊपर फेंका, वापस नीचे आई. क्यों आई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है. और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड है? मोशन के लिए. तो उसमें मोशन होने लग गया, और वो मोशन के कारण नीचे आ गई. ठीक है. तो ये बात समझ में आई कि इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? खींचा चला आ रहा है ना. फिर यही बात हमने थर्ड लॉ में पढ़ी. थर्ड लॉ में क्या पढ़ी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन एंड एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा. समझ में आई ये बात? ठीक है. हमने बोला कि ये जो है अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ खींच रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए उसमें मोशन आ रहा है, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर कि ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो भी तो अर्थ के ऊपर अप्लाई करेगा फोर्स, है ना. वो भी तो उसको अपनी तरफ खींच सकता है. तो अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं जा रही है? अर्थ क्यों नहीं मोशन कर रही है? ठीक है. ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अगर फोर्स अप्लाई कर रही है, अर्थ ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी वो नीचे आ रहा है. तो ये जो है ये भी तो अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना. थर्ड लॉ यही बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो भी ऊपर जाना चाहिए. वो एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे. तो सेकंड लॉ से हमको पता है, सेकंड लॉ में हमने क्या प्रूफ किया था न्यूटन सेकंड लॉ में कि एफ जो है, फोर्स जो है वो क्या होता है? एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वल होता है. अब जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ आ रहा है वो तो एक्सेलरेटेड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अर्थ जो है उसकी तरफ एक्सेलरेटेड क्यों नहीं है? वो यहाँ पे देखेंगे.
तो F इज इक्वल टू एम ए होता है फॉर्मूला। एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F अपॉन एम। अब यहाँ पे फोर्स जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो गया, फोर्स कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी उतना ही ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स उसकी इस पे लगाएगा, अर्थ पे लगाएगा। तो एक्सलरेशन अगर ये कांस्टेंट हो गया तो एक्सलरेशन प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। एक्सलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मास इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करता हूँ तो उसका एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अर्थ का जो मास है उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना है, 6 × 10⁻24 kg, इतना मास है अर्थ का उस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो अब ये अगर उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ को अप्लाई भी करेगा वो ऑब्जेक्ट, तब भी वो अर्थ उसकी तरफ एक्सलरेट नहीं होगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सलरेशन क्या होगा, बहुत कम। इसलिए अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सलरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ फेल तो नहीं हुआ, हम नहीं बोल सकते कि फेल हो गया, बट हम ये बोल सकते हैं कि कंडीशन अप्लाई हो गई कि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सलरेशन कम होगा। समझ में आया कि अर्थ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब इसी में एक कंडीशन आती है बच्चों, फ्री फॉल वाली कंडीशन, ठीक है। फ्री फॉल वाली कंडीशन आती है, आपने पढ़ा होगा। फ्री फॉल किसको बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब फॉल करता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, फॉल करता है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, है ना। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, ये कैप को ऐसे नीचे गिराया, तो ये क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्रीली फॉल करना, फ्रीली गिरना, फ्रीली वहां पे उड़ना, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ में आया, ठीक है, यहाँ सब तो क्लियर है। अब फ्री फॉल का, फ्री फॉल में एक थॉट है सबकी कि फ्री फॉल जब भी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट मीन्स उसका मास कम, और एक हैवी ऑब्जेक्ट, है ना, एक हैवी ऑब्जेक्ट, एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट। तो हमने देखते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, फ्री फॉल। दोनों को ही मैंने फ्री फॉल करवाया, दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली क्या किया, ड्रॉप किया, तो दोनों को ही फ्री फॉल करवाया, तो फ्री फॉल हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, मास के कारण, उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पीड से गिरेगा और ज्यादा वो बहुत जल्दी क्या पहुंच जाएगा, कहाँ पे, अर्थ पे पहुंच जाएगा या ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ऐसी थॉट है सबकी, ठीक है। इसी को एक एग्जांपल लिया गया था, आपकी बुक में भी दिया होगा, देखना आप लोग, आपकी बुक में एक दिया होगा, लीफ एंड कॉइन, मेटल कॉइन, ऐसा करके एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। कि लीफ और मेटल कॉइन को जब क्या किया गया, फ्री फॉल छोड़ा गया, है ना, फ्री फॉल छोड़ा गया, दोनों को ड्रॉप करवाया गया, तो कॉइन जो है वो पहले पहुंच गया, कॉइन जो है वो पहले पहुंच गया, क्यों, क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा होगा लीफ से, है ना। तो ऐसी सबकी थॉट है कि फ्री फॉल मतलब कि जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। पर ये जो है गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इस थॉट को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, इस थॉट को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ठीक है, रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब उन्होंने ये बोला कि लीफ जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारी लीफ, बहुत सारे टाइप की लीफ होती है, ऐसे करके ये हमारी लीफ है ना, ये लीफ है, ठीक है। अब गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट है, और ये हमारा क्या है, कॉइन है, मेटल का एक कॉइन है, ठीक। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट है, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने, वेट, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने इस थॉट को
रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुंचेगा। उन्होंने ये कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अब ये कैसे हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे, हाउ इज इट पॉसिबल सर? तो उन्होंने ये कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? बिकॉज लीफ हैज more surface area than coin। मतलब कि लीफ का जो सरफेस एरिया है ना, ये पूरा सरफेस है, उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो लीफ का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉइन। कॉइन के सरफेस एरिया से लीफ का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। अब लीफ, जब हम लीफ को ड्रॉप करवाते हैं तो उस पर क्या होगा, एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, है ना। क्या होगा, एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगा। और इस पे भी एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, दोनों में ही एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगा। एयर क्या करेगी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, है ना, दोनों को ही। पर क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है लीफ का, तो इसलिए वो उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा, और वो क्या करेगा, कॉइन से धीरे 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 पहुंचेगा ग्राउंड पे, और पहले कॉइन पहुंच जाएगा। समझ में आया, रीजन समझ में आया। उन्होंने ये बताया कि एयर में क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है। अब एयर फ्रिक्शन के कारण इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस पे एयर फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू कॉइन। कॉइन में एयर फ्रिक्शन कम है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, और लीफ में एयर फ्रिक्शन ज्यादा है तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा है कारण वो धीरे धीरे जाएगा। उन्होंने ये बोला कि इसको आप क्या करो, वैक्यूम में रख लो। इन्होंने क्या कहा, वैक्यूम में कर लो। वैक्यूम मतलब नो एयर, नो एयर क्या होनी चाहिए, वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा, लीफ एंड कॉइन विल ड्रॉप टू द ग्राउंड, ड्रॉप नहीं, यहां पे रीच, विल रीच टू द ग्राउंड एट द सेम रेट, मतलब सेम टाइम, एट द सेम रेट। अब अगर हम क्या करें, वैक्यूम ले लें, वैक्यूम मतलब नो एयर, वहां पे कोई एयर प्रेजेंट ही नहीं है तो एयर फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। अब एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो दोनों क्या होंगे, एक साथ कहाँ पे पहुंचेंगे, ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो ये गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, अपनी थ्योरी बताई थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने ये जैसे कि गैलीलियो ने कहा कि वैक्यूम में आप रखिए दोनों को तो दोनों सेम टाइम पे आएंगे, तो उनका कहना माना उन्होंने, है ना। वो उनके बोल सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए, स्टूडेंट बोल सकते हैं, या फिर उनका कहना मानते थे। उनको, उनकी नज़र में ये साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे। या फिर एक बोल सकते हो कि उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, कोशिश की, उनके कथन को, उनके जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने की कोशिश की, है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो रॉबर्ट बॉयल आए, उन्होंने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। ठीक है, एक जार ले लिया, ग्लास जार, बहुत बड़ा सा एक ग्लास जार ले लिया, है ना, एक ग्लास जार ले लिया, और इसमें क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, है ना, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम कैसे क्रिएट किया, पूरा वहां से एयर निकाल लिया, वहां से क्या कर लिया, एयर निकाल लिया। ठीक है, अब एयर निकाल लिए, अब ये क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या किया इन्होंने, दो कॉइन बोल रहे हो या फिर दो मेटल ले लो अलग अलग मास के, जैसे कि ये M1 और ये M2, मतलब एक हैवी हो सकता है और एक, अब अलग अलग है तो ऑब्वियसली बात, एक हैवी होगा एक लाइट होगा, कोई सब कौन सा है हमको नहीं पता। तो दो अलग अलग मास के उन्होंने क्या कर दिए, एक दो मेटल के ऑब्जेक्ट ले लिए, अब उनको ड्रॉप करवाया, तो उन्होंने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं नीचे, दोनों ही क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने तो स्टेटमेंट दिया था, पर इन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रूफ भी कर दिया, उनका सपोर्ट किया, उनके अगेंस्ट नहीं गए, उनका सपोर्ट किया, है ना।
उस ऐसा बोल सकते हो कि उनका सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं, अगर हम साइमल्टेनियसली ड्रॉप करते हैं, उनको फ्री फॉल करवाते हैं, तो वो दोनों ही ग्राउंड पे क्या पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मासेस के हों तो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के हों तब भी वो क्या हो पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। बट वन कंडीशन, वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉल में इन फ्री फॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट is not depend on एक्सलरेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सलरेशन है फ्री फॉल में, वो उसके मास पे क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इज नॉट डिपेंड ऑन मास, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कंक्लूजन दिया किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है स्टोरी, है ना। तो यहां तक हमारा फ्री फॉल का भी क्लियर हो गया। ठीक है, फ्री फॉल समझ में आया बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया, कैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन में न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा। ठीक, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, मजा आ रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है ना। चलो, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई हमको। अब जब फ्री फॉल होगा तो मैंने क्या बताया, मैंने नहीं बताया भाई, रॉबर्ट बॉयल ने बताया। रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया कि एक्सलरेशन जो है डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सलरेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो प्रूफ कर लिया हमने कैसे। ठीक है, ठीक, यहां तो समझ में आ गया। अब एक चीज आप याद करो क्या, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं फ्री फॉल करवाता हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवाता हूं, ड्रॉप किया तो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। ये पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो v माइनस यू अपॉन टी। अब जब आप क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर होगी जहां से ड्रॉप करोगे, और फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब जब फ्री फॉल हो जाएगा तो फ्री फॉल होगा मतलब वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग नीचे आएगा, है ना। ग्रेविटेशन पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशन। अब जितना वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा उसकी तरफ, उतना ही वो क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज होता जाएगा। मतलब वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अब इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन फ्री फॉल इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते, सॉरी इसको ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ग्रेविटेशन अलग चीज है और ग्रेविटी अलग चीज है, मतलब है तो एक दूसरे से रिलेटेड ही, पर दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग। जी जो है ग्रेविटी, acceleration due to gravity is different thing and gravity is different thing. Gravity is the force and acceleration due to gravity is the motion, बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्सलरेशन जो फ्री फॉल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करेगा, मैंने बताया वो मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं। मतलब उसका जो एक्सलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, एक ही एक्सलरेशन से वो नीचे की तरफ गिरेगा। इसका मतलब उसी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक, अब इस जी की वैल्यू क्या आती है, इस जी का हमको क्या करना पड़ेगा। जी का फॉर्मूला होता है बच्चों कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको एक चीज माननी पड़ेगी। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ के नियर होता है या अर्थ के सरफेस पे होता है तो अर्थ और उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका मास m है ना, अर्थ का मास कैपिटल M, ये रेडियस है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर, तो कितना अप्लाई होगा, जी कैपिटल M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसको मोशन में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। हमने देखा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसको देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, m इंटू ए इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जी एम, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है ना, तो कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये जो एक्सलरेशन है वो क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, मतलब क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो है तो एक्सलरेशन ही, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जो कि एक्सलरेशन की यूनिट होती है। तो ये हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो G इज इक्वल टू जी, कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होल स्क्वायर, है ना, क्लियर है, ठीक। तो इसको आपको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने देखो रॉबर्ट बॉयल ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जब भी फ्री फॉल करवाते हैं दो ऑब्जेक्ट का, डिफरेंट डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को जब फ्री फॉल करवाते हैं तो उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है वो उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, वो भी कभी चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस चेंज हो सकता है। सर अर्थ का रेडियस कैसे चेंज कर, रेडियस मतलब डिस्टेंस, यहाँ पर रेडियस नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो जैसे कि यहाँ पे अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल, है ना। अर्थ का कैसा होता है, इलिप्टिकल, ओवल शेप होता है। तो ओवल शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवल शेप बोलते हैं। तो ओवल शेप होगा तो यहाँ का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, इसको हम बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो देखो पोल का रेडियस कम है इसलिए मैंने स्मॉल आर से लिख दिया, और इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है तो मैंने कैपिटल आर से शो कर दिया, क्लियर है।
तो पोल पे, जब आप पोल पे पहुंचोगे, जी जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पोल पे, तो पोल पे उसका रेडियस क्या है, कम है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रेडियस अगर कम है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? रेडियस अगर कम है, रेडियस अगर कम है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो वो और कम हो जाएगा। जैसे रेडियस है मान लो 0.1, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.01, मतलब वो और कम हो जाएगा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पोल पे ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है, ग्रेविटी ज्यादा होती है। और इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसका रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम, ग्रेविटी रेडियस कम तो ग्रेविटी ज्यादा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। अब सर आपने बोला कि आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एक तो पोल और इक्वेटर का केस समझ में आ गया हमको। ठीक है, अब मान लो अर्थ पे क्या कर रहे हो आप, ये अर्थ पे ऑब्जेक्ट को इतना दूर लेके आए, मान लो अर्थ से 200 मीटर पर। हमारा ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है, किलोमीटर ऊपर है। तो जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन यहां से लेके यहां तक अर्थ का रेडियस r प्लस 200, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो देखो ये रेडियस बढ़ गया तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। r की वैल्यू बढ़ गई तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे आपका g की वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ठीक, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब सर बोलोगे इसका मतलब सर कि हम अर्थ के अंदर चलते चले जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी तो बढ़ते चले जाएगी, है ना, ऐसे ही बोलोगे। क्योंकि सर आप ही ने बताया कि रेडियस अगर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और अंदर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो डिस्टेंस कम मतलब ग्रेविटी बढ़ जाएगी। नो, तो ये जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लो आप नोट करके, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनसाइड द अर्थ। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब अब आप अर्थ के अंदर भी चलते चले जाओगे तब भी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। तो इसका मतलब सेंटर पे क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू जीरो होती है बच्चों। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? दो केसेस बताया मैंने, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते चले जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और अर्थ के अंदर आते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब एट सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू जीरो। एट सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चाहे आप ऊपर जाओ चाहे अंदर जाओ, दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आपको ये लिखना है कि जी मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी, जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके ऊपर चलते चले जाएंगे तो कम होते जाएगी, उसके अंदर भी चलते चले जाएंगे कम होते जाएगी। और जीरो कहाँ पे होगी, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी क्योंकि उसका रेडियस कम है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी क्योंकि उसका रेडियस क्या है, ज्यादा है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, मून पे जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करके देखते हैं कितनी। अर्थ पे तो हमको पता चल गया कितनी है, 9.8।
इस g की वैल्यू 9.8 और फॉर कन्वेनियंस, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए g की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 9.8 पुट करने के बजाय क्या लिखते हैं, 10 ले लेते हैं। चलो मून की ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मून की ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये मून, ये हमारा मून, मून का मास कितना होता है 7.2 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ मून कितना होता है, अब रेडियस ऑफ मून देखना पड़ेगा हमको, कितना होता है 1740 किलोमीटर। देखो साइज में भी छोटा होता है, कितना छोटा है बच्चों अर्थ से, मतलब 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या चाहिए हमको, चलो जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r², ठीक है, ये होता है। अब मून के कंपेयर में ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो उसका रेडियस ऑफ मून के इक्वल हो जाएगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारा रेडियस ऑफ मून, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, जी की वैल्यू तो सब जगह सेम होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास ऑफ मून कितना है 7.2 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेट कितना आता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थ की ग्रेविटी से कितना कम, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन मून कितना है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन मून 9.8 है ना, ये 1.6 मतलब अब इसको मान लो 16 मान लो, है ना, तो 16 6 अप्रॉक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग 6.25 समथिंग आता है बच्चों, कितना आता है 6.25 आता है, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट कितना लिखते हैं 6 लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑन ग्रेविटी ऑन मून। तो ग्रेविटी ऑन मून जो अर्थ जो है वो ग्रेविटी ऑन मून से कितना होता है 6 टाइम्स ज़्यादा होती है ग्रेविटी, क्लियर है बच्चों। तो ये मून की कहानी पता चल गई, अर्थ की कहानी पता चल गई। अब हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, जल्दी फटाफट रिकॉल करो, क्या क्या होता है, रिकॉल करो जल्दी जल्दी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। तो ग्रेविटेशन, इन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में अगर देखेंगे या फ्री फॉल बोल सकते हो, फ्री फॉल में अगर देखेंगे तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो ये इक्वेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन कन्वेंशन, क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। अब बताओ बच्चों, ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, मतलब डाउनवर्ड बोल सकते हैं, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर हुआ, तो हम देखेंगे कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फॉल, जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा डाउनवर्ड। जी की वैल्यू नेगेटिव होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ करेगा, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन।
जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी को आपको लेना है नेगेटिव, जी की वैल्यू माइनस पुट करना है। जब डाउनवर्ड आता है तब आपको जी की वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? ये दो चीज आपको याद रखनी है। सेकंड, जब आप ड्रॉप बोलते हो, ड्रॉप की कंडीशन आती है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। फोर्थ, जब वो ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड को हिट करता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हिट करेगा ग्राउंड पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तब भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। ड्रॉप पे u 0 होगा, हिट करेगा ग्राउंड पे तो v 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये आपको कंडीशंस याद रखने हैं, साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं, और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।